पेपर लीक होता है, एक परीक्षा भी ठीक से नहीं हो पाती है। और उसमें अगर नौजवान एक सीधी मांग उठाते हैं कि भाई दोबारा परीक्षा हो, तो उस मांग को पूरा करने के बजाय, सुनने के बजाय, जिस तरीके से सरकार ने नौजवानों के साथ बर्ताव किया, दमन किया, तो मैं तो समझता हूँ कि बिहार में अब तानाशाही आ गई है। अभी नीतीश जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं। हमने सोचा था कि शायद प्रगति यात्रा का मतलब ये होगा कि 20 साल के बाद चुनाव का भी वर्ष है, तो नीतीश जी थोड़ा हालचाल पूछना चाहते हैं लोगों का, जनता से संवाद करना चाहते हैं। लेकिन जो देख रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा, जहां भी नीतीश जी का कार्यक्रम बन रहा है, तो वहां लोग नीतीश जी से ना मिल सके, छात्र नौजवान कुछ ना कह सके, ये जो रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका में महिलाएं काम कर रही हैं, वो अपनी बात ना उठा सके, बता सके, तो पूरा पुलिस का आतंक चल रहा है। और जहां भी नीतीश जी का प्रोग्राम होता है, माले दफ्तर पर सबसे पहले पुलिस पहुंच रही है। हमारे आयशा के, RYA के, स्कीम वर्कर्स के लीडर्स को, ट्रेड यूनियन के लीडर्स को घरों में नजरबंद कर लिया जा रहा है। अभी हम लोग जिस दिन मुंगेर गए, नीतीश जी बेगूसराय में थे, और बेगूसराय में आयशा के हमारे अध्यक्ष हैं सोनू फरना, नौजवान को सुबह से सिंगोल थाने में बैठा के रखा गया, और शाम तक, जब तक नीतीश जी का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ, तब तक उनको थाने से छोड़ा नहीं गया। तो ये तो मेरे मन में सवाल आया कि प्रगति यात्रा है या ये पूरे बिहार में आतंक यात्रा चल रही है, सत्ता की अहंकार यात्रा है। तो ये बिहार में सबसे बड़ा सवाल आ गया कि एक तरफ जनता अपने मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर के लड़ रही है, सड़क पर है, बदलाव की आकांक्षा है, बदलाव की जरूरत है, और दूसरी तरफ जो सत्ता है, वो पूरी तरह से इस समय जो सत्ता का घमंड, सत्ता का अहंकार, वो पूरे बिहार में दिख रहा है। दूसरा हम जो देख रहे हैं कि बिहार की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की भी है, डबल इंजन की सरकार है। जो भी नाकामी है वो अकेले नीतीश जी की नहीं है। जो विश्वासघात बिहार के साथ हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी बराबर का क्या, बल्कि ज्यादा शेयर उसी का है। नीतीश जी से भी ज्यादा शेयर, ज्यादा जिम्मेदारी उसी की है। दिल्ली की सरकार उसी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि बिहार में अब नीतीश जी के 20 साल पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश की तरह, महाराष्ट्र की तरह, उड़ीसा की तरह यहाँ भी सत्ता कब्जा कर लिया, और जो इस्तेमाल कर लिया गया जदयू का, उड़ीसा में बीजू जनता दल का, महाराष्ट्र में शिवसेना का, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो इस सब का इस्तेमाल करने के बाद भाजपा सत्ता हड़प लेना चाहती है। यहाँ भी बिहार में भी यही कोशिश है। और अब देख रहे हैं कि पूरे संसद का जो सत्र था, पिछला सत्र, जब एक तरफ संविधान के 75 साल पूरे हुए, संविधान पर चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा के दरमियान देश के गृह मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, कहते हैं कि अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन है। अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, भारत के गणतंत्र के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं, और ऐसे मौके पर मोहन भागवत जी कहते हैं कि असली आजादी मंदिर बनने से आई है। और सिर्फ आजादी नहीं, कह रहे हैं कि रोटी रोजी का रास्ता भी मंदिर से निकलता है। एक ऐसे समय में जब पूरे देश में हाहाकार है, जबरदस्त महंगाई, बेरोजगारी, और पूरे देश एक तरीके से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, और वैसे में कोई अगर कह दे कि भाई वो भी मंदिर मस्जिद से ही, मंदिर से आपको रोजी रोटी मिल जाएगी, कुंभ करने से आपको पूरे देश में आर्थिक तरक्की हो जाएगी, तो इससे बड़ा मजाक इस देश के साथ क्या हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बिहार को अब वो अगला उसके निशाने पर है, कब्जा करना चाहती है। इसीलिए हमें तो लगता है कि बिहार एक ऐसे नाजुक मोड़ पर, पूरा देश भी है और बिहार भी है, जहां सामने दो रास्ते, एक रास्ता तो भाजपा का है, एक कोशिश और साजिश भाजपा की है कि बिहार को यूपी बना दो, महाराष्ट्र बना दो, उड़ीसा बना दो, पूरी तरह सत्ता कब्जा कर लो। और दूसरी तरफ बिहार की जनता है, और बिहार की जनता के सामने चुनौती है कि पूरे देश में
जो 2024 में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने एक जनादेश दिया था, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत चला गया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा दिखी, जहां कुछ ही सीटों से हम लोग पीछे रह गए थे, तो बिहार उस बदलाव को पूरा करे, उस एजेंडे को पूरा करे। और आने वाला जो बदलाव, ये बदलाव सिर्फ कोई मुख्यमंत्री का और सत्ता का वो बदलाव नहीं, बल्कि जो जनता के मुद्दे हैं, वो मुद्दे सामने आए, जो लंबित मांगे हैं वो मांगे पूरी हो। इस दौर में जितनी मांगे हम देख रहे हैं वो सब बहुत लंबे समय से हर मजदूर कर्मचारी का, हर तबका इस समय सड़क पर है, क्योंकि उनके सामने आज किसी को 2000 मिलता है, किसी को 3000 मिलता है, किसी को 1500 मिल रहा है। जो आज की महंगाई के इस दौर में जिंदा रहना मुश्किल है। सरकार का सर्वेक्षण ने खुद साबित किया कि करीब 1 करोड़ परिवार 6000 से कम आमदनी पर जिंदा है। अब उसमें कोई जिंदगी चल नहीं सकती। तो ऐसे दौर में बिहार के ये वास्तविक मुद्दे, लोगों की एक तरह की जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत, वो बिहार की राजनीति का मुद्दा बने, वो एजेंडा बने, इसी पर बिहार में बात हो, दिशा तय हो, नीति तय हो और बिहार आगे बढ़े, ये हमारी कोशिश है। और बदलो बिहार महाजुटान के लिए जो तैयारी हो रही है, हम देख रहे हैं कि जबरदस्त लोगों की भी उम्मीद है। तो आपके माध्यम से बिहार के हर तबके से, हर संघर्षशील ताकत से, हर आंदोलन से हमारी अपील है कि पटना में गांधी मैदान में जो 9 तारीख का महाजुटान है, हम सब लोग मिलकर के इसको सफल बनाएं और इससे कम से कम बिहार के लिए एजेंडा तय हो जाए कि बिहार में कोई भी आने वाले दिन में जो भी बिहार में बात करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, वो इन बुनियादी मुद्दों से उनको भटकने ना दिया जाए, भागने ना दिया जाए। और ये जो कोशिश बिहार में, जहाँ बच्चे स्कूल की बात करते हैं और वहाँ भाजपा के नेता त्रिशूल बांटते हैं, त्रिशूल की बात करते हैं, तो बिहार के एजेंडा, वहाँ नफरत और पूरे बंटवारा, बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम, ये जो भाजपा की साजिश है वो सफल ना हो। पूरे देश में इस समय आजादी, लोकतंत्र और संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, बिहार को उस हमले के लेबोरेटरी हम बनने ना दें, बल्कि बिहार इस पूरे हमले का, जो उसके प्रतिवाद में, उसके प्रतिरोध में पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस आंदोलन का अग्रिम चौकी बने, बिहार से ही पूरी बात देश में जाए, ये हमारी कोशिश है। और जैसे अभी कुणाल जी ने बताया कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप भी शपथ ले रहे हैं, तो एक तरफ तो पूरी दुनिया में गाजा में जनसंहार चल रहा था, अब कह रहे हैं कि जनसंहार रुकेगा, लेकिन रुकेगा क्या? वहां लगातार जिस तरीके से साल भर से भी ज्यादा समय हजारों हजार की तादाद में बच्चों को मार दिया गया, अस्पतालों पर बम गिराए गए, आम लोगों को, हर तबके के लोगों को, डॉक्टरों को, अध्यापकों को, पत्रकारों को, महिलाओं को, सबको जिस तरीके से बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई, तो वो कत्लेआम बंद हो दुनिया में। लेकिन ये ट्रंप ने जो भी घोषणाएं की अभी तक, वो दुनिया के लिए और भारत जैसे देश के लिए बहुत चिंता की बात है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि भारत के जो लोग अमेरिका जाते रहे हैं, जो वीजा का मामला है उसमें कटौती होगी, तो भारत के बहुत सारे नौजवान जो अमेरिका में गए हुए हैं, अगर अमेरिका में उनको असुरक्षा झेलना पड़े, अपमान झेलना पड़े, तो भारत के लिए भी चिंता की बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगले 2 साल में कितना टारगेट उन्होंने तय किया कि अमेरिका से हम लोगों को भगाएंगे, और जो इनको भगाएंगे, खदेड़ेंगे अमेरिका से, उसमें भारत के भी तथाकथित, जिनको कहते हैं कि घुसपैठी हैं, तो हमारे देश में भी भाजपा वाले को घुसपैठी घुसपैठी बात करते हैं, और वहाँ ट्रंप भी घुसपैठी, और वहाँ उनके नजर में भारत के लोग घुसपैठी हैं, उनके नजर में पूरे एशिया के लोग घुसपैठी हैं, काले लोग घुसपैठी हैं। तो ये जो पूरे अमेरिका की राजनीति में जो नस्लवाद है, जो पूरे कमजोर लोगों के खिलाफ, रोजगार के सवाल पर, न्याय के सवाल पर जो लोग दुनिया भर से अमेरिका अगर गए हैं, तो उनके खिलाफ जो असुरक्षा का माहौल है, वो भारत के लिए भी चिंता की बात है। हमने देखा कि उन्होंने धमकी दी है
अभी ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, मोदी जी ने भी पहले कहा था कि हम सब लोग रूस, चीन, हिंदुस्तान, हम सब मिल करके जो दुनिया का व्यापार है और उस व्यापार पर जो पूरे डॉलर का दबदबा है और जिसके चलते अमेरिका का दबदबा बना हुआ है, तो उससे दुनिया को अगर बचाना है तो हमें डॉलर के मुकाबले में वैकल्पिक इस देश दुनिया में मुद्रा की आवश्यकता है। भारत और चीन के बीच का व्यापार हो, भारत और रूस के बीच का व्यापार हो, उसमें डॉलर का क्या मतलब है? तो ये जो कोशिश हुई थी, और पहले मोदी जी ने भी कहा कि हम भी रूस और चीन के साथ मिल करके डॉलर के एवज में कोई दुनिया में वैकल्पिक करेंसी खड़ी हो, हम इसकी कोशिश करेंगे। अब ट्रंप की धमकी के बाद मोदी जी इसके में पीछे हट गए। अभी जो भारत के ऊपर भी कह दिया गया कि रूस से आप तेल का आयात नहीं कर सकते, और रूस से जो तेल आपको मिलता रहा है, हालांकि उसका फायदा आम लोगों को तो नहीं मिला, क्योंकि उसी तेल को भारत में रिफाइन करके उसको फिर यूरोप में बेचा गया और पूरा का पूरा मुनाफा अंबानी अदानी को ही मिला। लेकिन अब वो उस पर भी प्रतिबंध लगने वाला है। तो भारत को, जिस पर भारत पर भी दबाव बनाया जा रहा है, आर्थिक व्यापारिक दबाव, वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसलिए अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो दुनिया की शांति के लिए और दुनिया के तमाम कमजोर देशों के आर्थिक विकास के लिए बहुत एक खतरनाक संकेत है, और इस पर भी हमें लड़ना ही होगा। इसीलिए जो मोदी जी, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को नहीं बुलाया गया, और वहां मोदी को नहीं बुलाया गया लेकिन अंबानी को बुलाया गया, तो ये बात तो है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि अमेरिका की सारी नीतियां वो भारत के हितों के खिलाफ है। वो तीसरी दुनिया के और पूरे दुनिया में शांतिकामी लोगों के, उनके हितों के खिलाफ है। तो अमेरिकी इस दादागिरी के खिलाफ भी आने वाले दिन में जम करके लड़ना होगा। और इसमें जो भारत की विदेश नीति है, उस विदेश नीति को जिस तरह से इन्होंने अमेरिका परस्त बना दिया है, अमेरिका और इजरायल के साथ जोड़ दिया है, वो भारत के राष्ट्रहित के खिलाफ है, भारत की आज़ादी के खिलाफ है। तो आने वाले इस साल में बहुत भारत के सामने बड़ी चुनौती है, और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि देश की आज़ादी, देश की संप्रभुता, देश में बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है दिल्ली में,